नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो रणक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। आज रणक्षेत्र में खुलकर चर्चा होगी उस गद्दार तुर्की की जिसका हमने 2023 के भूकंप के बाद ढांढस बंधाया था, लेकिन इसी तुर्की ने हमारा हाथ पकड़कर अपना असली रंग दिखा दिया है। तुर्की और अजरबैजान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का जिस तरह खुलेआम साथ दिया, उसने पूरे देश में आग लगा दी है। वो देश जिसकी मिट्टी पर 2023 के भूकंप ने तबाही मचाई थी और जिसे हमने संकट के उस अंधेरे पलों में ढांढस बंधाया था, उसने हमारा हाथ थामने के बाद अपनी सच्ची औकात दिखा दी है। हमारे धैर्य का पैमाना तब टूट गया जब पता चला कि भारत पर सीधे वार करने वाले बायरक्टार TB2 ड्रोन तुर्की की वाइकर डिफेंस कंपनी के तख्तीनशीन है और उस कंपनी के मालिक कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रपति एर्दोगन के दामाद सेलचुक बेरकतार हैं। वही ताकतवर सियासी खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में भारत के खून की पिचकारी खेल रही हैं। मीडिया से लेकर गरीब मजदूर व्यापारी से लेकर सामुदायिक नेता तक सभी अब #बॉयकॉट टर्की और बॉयकॉट अजरबैजान की आवाज अब बुलंद कर रही हैं। दिल्ली की आजादपुर मंडी, एशिया की सबसे बड़ी फल सब्जी थोक मंडी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए तुर्की से सेब के आयात पर पूरी तरह रोक लगा दी है। CAIT और हिंदू संगठनों ने मिलकर देशव्यापी व्यापारिक बहिष्कार की घोषणा कर दी है और यह विरोध सिर्फ भावनाओं का तूफान नहीं, यह तर्की और सवालों की आग है। क्या UPA सरकार के दौरान टर्किश कार्गो को दी गई खुली FDI ढील और बाजार विस्तार की छूट ने आज हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षात्मक खतरे का रास्ता नहीं खोला? वही टर्किश एयरलाइंस की सहायक इकाई जो तब सीधी उड़ान भर रही थी, आज पाकिस्तान को उड़ा उड़ाकर हमारी सीमाओं में हलचल करा रही है। अब मांग उठ रही है कि भारत दुश्मन देशों से अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनयिक हर रिश्ते को तुरंत तोड़े। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे खुलकर बहस, लेकिन उससे पहले पेश है हमारी ये विशेष रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से तुर्की और अजरबैजान ने खोलकर पाकिस्तान का समर्थन किया, उसने भारत के लोगों के बीच गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो हथियार इस्तेमाल किए, उनमें तुर्की के बायरक्टार TB2 ड्रोन शामिल हैं। ये ड्रोन तुर्की की सबसे ताकतवर रक्षा कंपनी वाइकर डिफेंस द्वारा बनाई जाती हैं और आपको हैरानी होगी कि इस कंपनी के मालिक कोई और नहीं बल्कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के दामाद हैं। ये वही ताकतवर सियासी और आर्थिक खिलाड़ी है जो अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए हथियारों का गोरख धंधा चला रही हैं। जानकारी के मुताबिक ये ड्रोन पहले 2020 में अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख युद्ध में चलाए थे और अब यही घातक तकनीक पाकिस्तान को सौंप दी गई है, जो सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। देश के लोगों का गुस्सा अब सोशल मीडिया पर जोर पकड़ चुका है। #बॉयकॉट टर्की और #बॉयकॉट अजरबैजान जैसे हैशटैग अब वायरल हो रही हैं। तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं की बुकिंग तेजी से अब कैंसिल हो रही है। सवाल उठ रही हैं कि क्या ऐसे देशों की यात्रा करना जायज है जो भारत के खिलाफ हथियार सप्लाई कर रही हूँ और खुलेआम दुश्मनी का परिचय दे रही हूँ। यहाँ तक कि ये भी खुलासा हुआ है कि भारत में UPA सरकार के समय तुर्की की कार्गो एयरलाइंस को बड़ी छूट दी गई थी। टर्किश कार्गो और टर्किश एयरलाइंस की सहायक कंपनी है जो भारत में खुला बाजार और FDI नियमों में छूट दी गई थी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पूर्व मंत्री प्रफुल्ल पटेल और अजीत सिंह के कार्यकाल में विदेशी कार्गो कंपनियों को विस्तार के लिए हर संभव मदद दी गई। आज जब वही तुर्की भारत के खिलाफ हथियारों का सप्लायर बन चुका है, तो इस पूरे मसले की गहन जांच और उस समय दी गई छूटों की समीक्षा होना बेहद जरूरी है। भारत के प्रति दुश्मनी रखने वाले देशों को अब भारत की जनता कभी नजरअंदाज नहीं करेगी और जो देश भारत के खिलाफ हथियार भेजेंगे, उनका आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ VN झा जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ सोमशेखर पूर्व राजनायक जी जुड़े हुए। सोम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा जी जुड़े हुए। लक्ष्मी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ।
सबसे पहले रक्षा विशेषज्ञ वीएन झा, आपसे ही मेरा सर सवाल रहेगा कि जिस तरीके से भारत ने एक समय पर जब तुर्की में भूकंप आता है, भारत ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया, लेकिन आज वही देश जब भारत को जरूरत रहती है तो वो दुश्मन देश का साथ देता है और अपनी औकात दिखा देता है। लेकिन भारत जिस पर आंख उठाकर देखा जिस देश ने, आज वही देश लगातार बॉयकॉट कर रहा है और अब तुर्की को उसकी औकात दिखा दी है कि भारत बिना किसी सशस्त्र के, बिना किसी औजार के किस तरीके से हमला कर सकता है। सर वीएन जी, धन्यवाद। आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल उठाया हुआ है। देखिए, तुर्की के ऊपर में आप भरोसा कर सकते हैं, ये सवाल अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है। हम लोग तो अभी आज 2025 में बात कर रहे हैं, लेकिन आज से आप 100 साल पहले चले जाइए, 1921, 1922, जबकि यहाँ पे मुपला वायलेंस हुआ था, मुपला जेनोसाइड हुआ था। याद कीजिए, उस समय में भी यहाँ पे भारत में रह रहे ऐसे मुसलमान थे, रेडिकल मुसलमान थे, जो तुर्की के कहने पे, क्योंकि वहाँ पे खलीफत जो था वो डेंजर में था और उसके चलते यहाँ पे उन्होंने तलवार उठाई थी और कहा जाता है कि लगभग 2 लाख से 5 लाख तक के हिंदुओं का सफाया कर दिया था उन्होंने। और ये तब हुआ था, तब की बात और थी, तब हम आज़ाद भी नहीं हुए थे। और आज की जो दिन है, आज के दिन में भी आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि तुर्की का हमारे तरफ में दृष्टिकोण क्या है। ये हमेशा से प्रो पाक रहा है और भारत के कहीं न कहीं खिलाफ रहा है। हालांकि पिछले वाले सरकारों ने इसको इसलिए किया, हमारी भी सरकार ने, ये जो अभी आज की सरकार है, ये भी अपने पहले टर्म में तुर्की को जो सारी जो फैसिलिटी उसको दी जा रही थी उसको जारी रखा था। लेकिन अभी जब 2016 में, 2018 में जब तुर्की का बयान आया था कि वो कश्मीरियों के साथ में है, वो पाकिस्तानियों के साथ में है, वो इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहते हैं, तो उसके बाद आपको याद है कि प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले थे वहां पे विजिट के लिए, जो उन्होंने कैंसिल किया था। तो ये जो अप्रोच है तुर्की का आज के दिनों में बिल्कुल एकदम आपकी लाइन ऑफ साइट में है, वो देख रहे हैं आप। उन्होंने यूएन जनरल असेंबली में भी बयान दिया था, उसमें वो पाकिस्तान के साथ खड़े दिख रहे थे। और सबसे जो चुभने वाली चीज आज के दिन में है वो ये है कि अर्दोगान ने अभी ये कहा हुआ है कि चाहे उसे आर्थिक क्षति ही क्यों ना हो, वो पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। ये जो स्टेटमेंट है ये सबको सरपास करता है और ये भारत को मजबूर करता है सोचने के लिए कि क्या ऐसे देश पे आप भरोसा कर सकते हैं, क्या ऐसे देश को आप आर्थिक लाभ पहुंचा सकते हैं जिनके दिमाग में ये है। लास्ट जो मैं बताऊंगा, तुर्की ने सिर्फ हथियार नहीं दिए हैं, TB2 या TB1 हथियार नहीं दिए हैं, उन्होंने इस हथियार को इतने कम समय में चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए अपने टर्की के जो उनके सोल्जर्स हैं वो उनको चला रहे हैं। ये आप मत भूलिए। तो इफेक्टिवली तुर्की जो है, तकिए जो है आज के दिन में पाकिस्तान के साथ लड़ रहा है। ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हथियार देने की नहीं है। बिल्कुल, हथियार तो हमें भी बहुत सारे देश हमने दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जब तुर्की के सोल्जर्स उन ड्रोन्स को ऑपरेट कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी जो मलाल है आज के दिन में, जो हमें सोचने को बाध्य कर रहा है कि भारत सरकार वो हर कदम ले, सख्त कदम ले, जिससे कि तुर्की या फिर अजरबैजान को एक मैसेज जाए कि आप गोली और संधि दोनों चीज साथ नहीं कर सकते। तुर्की हमारा कोई फ्रेंड नेशन नहीं है, ये तो भारत की आत्मीयता है, ये सुहृदयता है कि जब वहां पे इतना बड़ा भूकंप आया था तो सबसे पहले रिस्पोंडेंट हम थे। मोदी जी ने सबसे बड़ा वो स्टेप लिया था। लेकिन कहते हैं कि जो किसी का चरित्र होता है वो चरित्र नहीं बदलता है। तुर्की की जिसका चरित्र है वो नहीं बदलता है और उसका जवाब ही भारत दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई शस्त्र का भारत ने यूज नहीं किया है और तुर्की को जो जवाब पहुंच रहा है कि पूरा भारत अब अपने यात्राओं को कैंसिल कर रहा है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीद
खरीदना जो है वो बंद कर रहा है, जो होटल्स की बुकिंग है उनको कैंसिल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं तुर्की को ये जवाब पहुंच रहा है और आगे भी इसको लेकर एक्शन लगातार सरकार लेगी और सोच भी रही है सरकार इसको लेकर। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत जी जुड़े हुए। लक्ष्मीकांत जी, आपसे मेरा बस एक सवाल ये रहेगा कि जब भारत में यूपीए सरकार थी तो उस समय पे तुर्की की कार्गो एयरलाइंस को एक बहुत बड़ी छूट दी गई थी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? शिवांगी जी देखिए, मैं सबसे पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो आज की डिबेट है इसको कम से कम राजनीतिक ना बनाएं और इसको देश के साथ जोड़कर रखें। आपने आधा प्रश्न किया है, आपने कहा कि यूपीए की जब सरकार थी तब उनको एयरलाइन में छूट दी गई। आपने अगला प्रश्न खुद नहीं किया कि 2023 में जब तुर्की में भूकंप आया था तब नरेंद्र मोदी सरकार ने कितनी सहायता तुर्की की थी, ये क्यों नहीं आपने पूछा? आप क्यों आधे क्वेश्चन पूछते हो? आधे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, भारत तो हमेशा से सहायता करता रहा है ना। अरे तो सुन, पहले बात सुन लीजिए जी। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सवाल इस वक्त जो मामला है, जो आज के जो हालात है, वो कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए। आज के जो हालात हैं वो एक पाकिस्तान और उसके दोस्त देशों के खिलाफ हिंदुस्तान की तमाम राजनीतिक पार्टियों का साथ मिलकर के खड़ा होना चाहिए। ये चीजें बनती है। गलती किसने की, कहाँ की? देखिए, कोई भी मामला, चाहे पड़ोस का मामला हो, चाहे दूर दराज का मामला हो, चाहे किसी की मदद करने का मामला हो। अभी मैं झा साहब को सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई है, बहुत बढ़िया बातें बताई है। उन्होंने यह भी कहा है कि किसी तरीके से कहीं ना कहीं कोई मदद करनी पड़ जाती है। आज तक तुर्की की मदद हिंदुस्तान ने की है, चाहे वो गवर्नमेंट यूपीए की रही, चाहे वो एनडीए की गवर्नमेंट रही है, कोई भी सरकार ने की है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि तुर्की जैसा छोटा सा देश जो हमारे ही रहमो करम पर जिंदा रहता है, हमारे माल पर जिंदा रहता है, जो हमारी मदद से चलता है, जिसका बाजार हमारे यहाँ से चलता है, एक ऐसा देश पाकिस्तान के साथ मिल करके न केवल उनको हथियार सप्लाई करता है, बल्कि झा साहब ने जैसे बताया कि उनके अपने आप में सैनिक भी भेजता है इस तरीके से चलाने के लिए। ऐसे देश के खिलाफ हर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कार्रवाई राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो। और इस लड़ाई के अंदर सरकार जो भी कदम उठाती है तुर्की के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है। वो इसलिए खड़ी है क्योंकि मामला राजनीति का नहीं है, मामला किसी और चीज का नहीं है, मामला हिंदुस्तान की एकता का, अखंडता का, राष्ट्रीय अस्मिता का मामला है, हिंदुस्तान की सरहदों का मामला है। और इसमें हम बिल्कुल हर मामले में, हर कदम पर सरकार के साथ खड़े हैं। तुर्की के खिलाफ जितने जो भी प्रतिबंध है, जो भी सरकार निर्णय लेना चाहे, जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने चाहे, चाहे राजनीतिक हो और चाहे वो किसी तरीके से सैनिक कार्रवाई हो, कांग्रेस साथ खड़ी है, हमारे कदम का समर्थन करते हैं। बिजू रावल जी, किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि अगर सरकार किसी भी तरीके का एक्शन लेती है तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, क्योंकि बात देश की हो रही है। शिवांगी जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से जनता माफी चाहूंगा, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद करूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी जी, आवाज आ रही है। जी जी, देखिए, ये स्वागत योग्य है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने ऑन द ऑनसेट ही डिबेट में ये कहा कि भारत के दुश्मनों के खिलाफ कांग्रेस समेत सभी पार्टियां जो हैं वो आज देश के साथ खड़ी हैं, यानी कि देश की राजनीतिक सत्ता के साथ खड़ी हैं और एक स्वर में आवाज निकालते हैं। बहुत आवश्यक है। ऐसी विकट परिस्थितियों में हमेशा विपक्ष को अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर हमेशा देश के साथ एक होने की चेष्टा करनी चाहिए और ये स्वागत योग्य है कि कांग्रेस पार्टी ने ये बात कही। लेकिन फिर साथ साथ सवाल भी खड़े किए कि सरकार कदम क्यों नहीं उठा रही है। तो केंद्र सरकार को जो सामरिक दृष्टि से ठीक कदम होंगे वो जरूर केंद्र सरकार जो है उठाने वाली है। आप सब जानते हैं, अभी जैसे हम समाज के तौर पर जो है बात करते हैं, समाज ने एक कॉल किया और उसके नाते हमने देखा कि केवल 2 दिनों में ये जो सेलेबाई एविएशन करके इनका जो एक हैंडलिंग, ग्राउंड हैंडलिंग काम चला करता था एयरपोर्ट्स पर, तो ये तुर्किश फर्म का जो सबसे बड़ी तुर्किश फर्म है, मैं एक बार पहले समाज ने क्या किया है उसकी दृष्टि से बता दूं तो 2 ही दिनों में उनके 10% शेयर कल गिर गए और 10% शेयर आज गिर गए, यानी 20% शेयर्स का नुकसान उनका हो चुका है। इसके बाद जो है
इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आज जो व्यापारी वर्ग है वो सारा इकट्ठा हुआ और उसने जो है जो तुर्किश एप्पल्स हैं और तुर्की से और जो फ्रूट्स वगैरह आते हैं उनका बहिष्कार पूर्ण रूप से किया है। जो मार्बल इंडस्ट्री है उसने कहा कि हम पूरे तौर पर तुर्की से जो मार्बल इंपोर्ट होता है उसको बंद कर देंगे। टूरिज्म को लेकर लगातार चर्चा हो रही है पूरे देश भर से। जो पहले से बुकिंग्स थी वो कैंसिल की जा चुकी हैं और अब मोटे मोटे तौर पर ये माहौल बन रहा है। लेकिन सवाल आपका ये कि हम अपने दुश्मनों के विरुद्ध क्या करते हैं, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने दोस्तों के साथ क्या करते हैं। सभी लोग बताएंगे कि दुश्मनों के साथ क्या करना चाहिए, जरूर बताना चाहिए, लेकिन दोस्तों के साथ क्या करते हैं ये भी जानना जरूरी है। 1962 के युद्ध में अमेरिका के हस्तक्षेप से पहले जो केवल एक देश भारत की मदद में आया था, उस देश का नाम इजराइल था। इजराइल ने हमारी मदद की। भारत के अंदर इजराइल का पहला दूतावास कब खुला? जब सारी दुनिया इजराइल को मान्यता दे चुकी थी, तब भी भारत ने इजराइल को मान्यता नहीं दी थी 1992 में। वहीं तुर्की के लिए कार्गो में छूट देना और तुर्की के अंदर भूकंप आए तो भूकंप में जाकर मानवीय मदद पहुंचाना, दो अलग अलग चीजें हैं। कार्गो में छूट आप दे रहे हैं, इसका मतलब आप उनको किसी प्रकार से फेवर कर रहे हैं। मानवीय मदद तो हम अपने दुश्मन को भी देते हैं। हमारे तो यहाँ कन्हैया साहब का नाम से हमने देखा कि गुरु गोविंद सिंह जी के सिपाही कन्हैया साहब जो थे वो दुश्मन सैनिकों को भी पानी पिलाया करते थे युद्ध के मैदान। तो इस प्रकार के उदाहरण है, तो उसको दोनों चीजों को एक नहीं जोड़ सकते। ये भी ध्यान होना चाहिए कि 2004 से लेकर 2014 तक पाकिस्तान मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस प्राप्त किए हुए था। भारत को कभी पाकिस्तान ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस नहीं दिया, लेकिन ट्रेड में किस प्रकार से 2004 से लेकर 14 तक जब पाकिस्तानी आतंकवादी आकर भारतीयों को दहला रहे थे, रोज आतंकवादी हमले हो रहे थे, तब 14 तक जो है पाकिस्तान मोस्ट फेवर्ड नेशन था। उनको मदद किस प्रकार से भारत कर रहा था। खैर, हमें यह भी विचार करना पड़ेगा कि 3 युद्ध जो है झेल गई। इंडस वाटर रिवर ट्रीटी 1960 में हुई, वो भी उसके बावजूद भी हम किस प्रकार से उदारता से भारत का पानी बह जाना देते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से हुंकार भरी भारत ने, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहना चाहिए, इसी प्रकार से समाज आज खड़ा हुआ और उसने कहा कि खून और ट्रेड जो है, खून और व्यापार भी एक साथ नहीं चल सकता। बिल्कुल। जिस प्रकार से एक माहौल बना है, और मैं जानता हूं कि ये क्यों, किस प्रकार से तुर्की अजरबैजान को किस प्रकार से मदद मिलती रही और इजराइल के प्रति हमारा सौतेला रवैया क्यों रहा, क्योंकि डोमेस्टिक वोट बैंक था। यहाँ पर यहाँ की जो पार्टियां थी उनको तुर्की में एक भारत को फिर एक नया मोड़ देने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने चलिए लक्ष्मीकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इनकी प्रतिक्रिया भी ले रहे हैं। जी कहिए। विदु जी एक बार बात सुन लेते हैं, सबका समय आएगा। विदु रावल जी कह रहे थे कि मदद करना, सामाजिक मदद करना, अपने देश का खजाना ऐसे देश पर लुटा देना, यह कहाँ की समझदारी है। दूसरी बात, आपने कहा कि युद्ध मानवीयता ये हिंदुस्तान पहले भी करता रहा। अब सुनिए, कोई कन्हैया साहब से किसी ने नहीं पूछा, कन्हैया साहब से किसी ने नहीं पूछा पाकिस्तानी सैनिकों को, औरंगजेब के सैनिकों को पानी क्यों पिला रहे हैं, पीओके को छोड़ दिया क्या इसीलिए पाकिस्तान की सेना को छोड़ दिया जब हम युद्ध जीतने की। अच्छा, मुझे अब जवाब, अब राजनीति पाकिस्तान पर कब्जा हो, शिवांगी जी अब जवाब नहीं, आपने कहा ना तो पाकिस्तान के सैनिकों को ना आपने मुझे छूट है क्या? अब आपने चलिए सोम जी भी हमारे साथ जुड़े, एक बार उनसे प्रतिक्रिया ले रहे हैं, फिर आपके पास भी मैं वापस आऊंगी। सोम जी क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर आप? ऐसे है, देखिए मैं लास्ट टाइम जब हम इसके बारे में चर्चा किया था तब भी मैंने ये कहा, हम लोग काफी केयरफुली मेथोडिकली हमारे सरकार जो है इसके बारे में जो एक्शन ले रहा है, और हमारे सरकार पे पूरा मतलब भरोसा रखना चाहिए। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है इसके लिए उचित कदम ले रहे हैं। अभी मैं एक दो चीज बताऊंगा, जैसे कि क्या हम कर सकते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या कर सकता है उसके बारे में एक दो पॉइंट मैं बताऊंगा। जैसे कि क्योंकि तुर्किश ड्रोन्स, तुर्किश वेपन्स जो है हमारे कंट्री के अगेंस्ट यूज किया गया है, हमारे जो इतने सारे सिटीज के ऊपर जो है वो इस्तेमाल किया था, तो इसलिए हम डेफिनेटली एक प्रोटेस्ट नोट तुर्की को देना चाहिए, भेजना चाहिए। उसमें दो रास्ता है। एक तो
तुर्किश एम्बेसडर को MEA में बुला के ये प्रोटेस्ट नोट दे सकता है, या उनको हम एम्बेसडर को समन करने के बगैर ही एक प्रोटेस्ट नोट हम तुर्किश गवर्नमेंट को भेज सकता है, ये भेजना चाहिए। एक स्टेप ये है। दूसरी एक स्टेप जो कर सकता है, हम देखिए पूरे हिंदुस्तान में जो है लोग कह रहे हैं कि देखिए हम तुर्की में जाने का जो टूरिज्म का जो ही है वो हम उसको रद्द करेंगे, हमारा बुकिंग्स रद्द कर रहा है, जो उधर जाने का प्रोग्राम बंद कर रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एडवाइजरी इश्यू कर सकता है कि जो है एडवाइजरी सेइंग दैट in the light of various developments that came across during the Operation Sindoor, Indian citizens are advised to be careful while traveling to Turkey. So ऐसे एक चीज कर सकता है। So these are some of the steps that I think गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ऐसे स्टेप्स ले सकता है। जैसे हमारे बाकी फेलो पैनलिस्ट ने बताया है ऑलरेडी, जैसे फॉर एग्जांपल जो तुर्किश फर्म जो ग्राउंड हैंडलिंग जो कर रहे थे हमारे एयरपोर्ट्स में, उनके खिलाफ जो सिक्योरिटी क्लियरेंस जो था वो तो रद्द कर दिया। तो वो एक बड़ा कदम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है ऑलरेडी। और एक कदम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो एक तुर्किश एम्बेसडर का स्वेयरिंग इन सेरेमनी मतलब जो होना था, मतलब जो उनको क्रेडेंशियल्स प्रेजेंट करने का वो होना था, वो टेम्परली अभी पोस्टपोन किया हुआ है। तो हमारे गवर्नमेंट भी कई सारे स्टेप्स ले रहा है। अच्छा, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुर्की पाकिस्तान के साथ है, उनका क्लोज अलाई है। चाइना के बाद पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जो वेपन्स दे रहा है वो तुर्की है, सबसे ज्यादा सेकंड बिगेस्ट सप्लायर ऑफ वेपन्स टू पाकिस्तान। इसमें ये सारे चीजों में कोई डाउट नहीं है हमको, लेकिन ये देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे ऊपर जो लीवर्स है, हमारे लीवर्स यूज कर सकता है। एक तो ट्रेड का है। चलिए ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विधु रावल जी जुड़े हैं, इसका जवाब उनसे ही ले लेते हैं। विधु जी, जिस तरीके से सोम जी ने अपनी बात रखी कि हम क्या कर सकते हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, इसको लेकर आप क्या जानकारी देना चाहते हैं? देखिए, सोम जी एक बड़ी शानदार बात कर रहे थे, बीच में उनकी बात जो है शायद पूरी भी नहीं हो पाई, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी भी बात अधूरी रह गई। देखिए, मैंने इस डिबेट का राजनीतिकरण नहीं किया, ना मैंने इच्छा रखी। मैंने तो बधाई दी थी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को, लेकिन जब वो सवाल पूछने लगे कि पाकिस्तान के सैनिकों को क्यों छोड़ दिया, तो उनको पता होना चाहिए। अब बीच में नहीं बोलेगा कोई, बीच में यूं डिबेट नहीं होती। लक्ष्मीकांत जी, आप अपने समय बोलिए। लक्ष्मीकांत जी, एक बार सुन लेते हैं, एक बार बात पूरी हो जाने दीजिए जी। आपने अपने समय कर लिया जो करना था, मुझे अवसर मिला, मुझे बोलने दीजिए। तो पाकिस्तान के सैनिकों को क्यों छोड़ दिया, तो ये तो सवाल बड़ा वाजिब पूछ लिया। 1971 में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ा था, और उसके बदले क्या लेकर आए थे? 54 भारतीय सैनिक लाहौर की कोट लखपत जेल के अंदर अगले 40 साल तक एड़ियां रगड़ते रगड़ते जो है मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन तत्कालीन आयरन लेडी को उनका ख्याल नहीं आया। 93,000 पाकिस्तानी तो छोड़ दिए, सिर्फ 54 भारतीय सैनिक जो अपने थे उनका ख्याल नहीं आया। फिर बदतमीजी कर रहा है यार, ये बदतमीजी है। देखिए शिवांगी जी, आपने रोका नहीं है। शिवांगी जी एक बार रोकिए, ये बदतमीजी है, ये बदतमीज आदमी है। ये पहले भी मेरे बीच में बोला, ये शिवांगी जी रोकिए। लक्ष्मीकांत जी, एक बार बात पूरी होने दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। एक बार बात पूरी होने दीजिए और आप उनकी सुन लीजिए। पूंछ पर पैर रख दिया मैंने ढंग से बात की थी। जब ये लेकर आए ना डिबेट के अंदर राजनीति को, तो इनका जवाब मिलना चाहिए और दर्शकों को सुनना चाहिए। 1971 में हमने 93,000 सैनिक छोड़े, लेकिन 54 भारतीय जो है लाहौर की कोट लखपत जेल से चिट्ठियां भेजा करते थे कि हमें बचा लो। वो सब जो है वहीं मृत्यु को प्राप्त हुए, किसी ने उनका नहीं दिया। जब भाजपा की सरकार आई तो अभिनंदन को 3 दिन नहीं रोक पाई पाकिस्तान की धरती। अभी BSF का जवान जो एकमात्र जवान था जिसके लिए कांग्रेस इकोसिस्टम जो है मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था, वो भी भारत के अंदर वापस लेकर आए, तब तक चैन से नहीं रुके। ये 54 सैनिकों का बताएं। दूसरी बात जो है, कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसने बालाकोट के समय जब तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान, उसके बाद जाकर कांग्रेस पार्टी ने तुर्की में जाकर अपना ऑफिस खोला। अब भारत की कांग्रेस पार्टी को तुर्की के अंदर ऑफिस खोलने की क्या जरूरत है?
2019 में कांग्रेस पार्टी ने अपना ऑफिस खोला, बकायदा कायदेतन कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस इन तुर्की। इसी प्रकार से 1919 में खिलाफत आंदोलन तो जो है जाकर तुर्की का था, खलीफा तो तुर्की का टारा था। ये कांग्रेस पार्टी को क्या जरूरत थी तुर्की के आंदोलन का समर्थन करने की, और उसका हमें खामियाजा भुगता। 10,000 भारतीय हिंदुओं को किस प्रकार से मोपला वायलेंस जिसको बोलते हैं, मोपला नरसंहार, उसमें रगड़ दिया गया। ये खानदानी चमचे जो हैं, इनको बहुत तकलीफ होती है अपना इतिहास याद करके, लेकिन इनको बोलना जरूर है, राजनीति जरूर करनी है हर विषय में। शुरुआत किसने? इस व्यक्ति ने की थी, शुरुआत इस व्यक्ति ने की थी, लेकिन भारत की तरह अंत मैं ही करूंगा। अंत यह आके करूंगा। इजराइल से क्या दिक्कत थी? पंडित नेहरू ने 1962 में एक स्ट्रगलिंग भारत था, चीनी सैनिकों के सामने जब हमारे पैरों में जूते नहीं थे, उस समय जब इजराइल ने मदद करने की पेशकश की ना, शिवांगी जी, क्या हुआ? उस समय पंडित नेहरू ने एक शर्त लगा दी कि अपना जो विदु जी, क्या लगता है कि जब कांग्रेस की सरकार ने तुर्की को रणनीतिक लाभ देकर क्या भारत की सुरक्षा से भी समझौता किया था? निश्चित तौर पर कांग्रेस का पहले दिन से कांग्रेस ने हर बार जो है भारत के अंदर तुष्टीकरण की नीति रखी। जी डोमेस्टिक मुझे बोलने दीजिए जी। शिवांगी जी, आपने सवाल पूछा मुझसे। शिवांगी जी, आपने सवाल पूछा मुझसे। शिवांगी जी, आपने सवाल पूछा मुझसे, क्या मैं उत्तर दे दूं आपकी? बिल्कुल विदु जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप, फिर लक्ष्मीकांत जी आपके पास भी वापस आ रही हूं मैं। देखिए, भारत के हितों की तिलांजलि देकर कांग्रेस, फिर लगातार बोल रहे हैं, भारत के हितों की तिलांजलि देकर लगातार कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण, गंदा तुष्टीकरण किया है। वो सभी देश जो कश्मीर को एक डिस्प्यूट मानते थे और पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग किया करते थे, ये उनके पैरों में गिरे रहते थे। किस प्रकार से तुर्की एक देश नहीं है सिर्फ, तुर्की के अलावा किस प्रकार से हमने यासिर अराफात को हमेशा सिर पर बिठा के रखा, फिलिस्तीन को सिर पर बिठा के रखा। क्या कभी यासिर अराफात ने भारत का कश्मीर में समर्थन किया? नहीं किया। भारत ने लगातार जो है अरब के मुल्कों को हमेशा कांग्रेस पार्टी ने सिर पर बिठा के रखा। चलिए ठीक है, लक्ष्मीकांत जी से इसका जवाब लेंगे। लक्ष्मीकांत जी, जो विधु जी कह रहे हैं, फिलिस्तीन जैसे देश को कांग्रेस पार्टी ने अपने सर पर बैठा कर रखा है, कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ उस समय किया गया। मैंने सब सुना, मेरी बात सुन लीजिए। जी कहिए। मिथुन रावल जी एक बात कह रहे कि 93,000 सैनिक, अरे 93,000 सैनिक भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके किया था। 93,000 सैनिक। अभी तो कह रहे थे ना, युद्ध में पानी पिलाया जाता है, युद्ध में भी दोस्ती निभाई जाती है। इंदिरा गांधी ने, सैनिकों ने पकड़े, इंदिरा जी ने क्यों छोड़े? पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। और आज का माहौल क्या है? इंदिरा जी ने क्यों छोड़े, बताओ तो सही। सैनिकों ने पकड़े, इंदिरा जी ने क्यों छोड़े? सीधा रुक करूंगी, रक्षा विशेषज्ञ वीएन झा जी हमारे साथ बने हुए हैं। झा जी, आपसे ये सवाल है कि क्या तुर्की की जो टर्किश कार्गो को दी गई जो छूट है, आज भारत की सुरक्षा नीति पर क्या उसका हमें असर देखने को मिल रहा है? क्या कहेंगे आप? आपका माइक म्यूट है, एक बार उसको अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। सॉरी मेरी गलती थी। मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं, ये सब हमारे दोस्त हैं। तो एक जैसे कहते हैं ना कि मिठाई में आपको चटनी का स्वाद आता है ऐसा लगता है कि इतनी जोश होती है इनमें। शायद अगर लक्ष्मीकांत जी शायद हमारे एज के शायद 72-74 के वो शायद होंगे, अगर हम लोगों को या लक्ष्मीकांत जी को आज भी अगर बंदूक दे दी जाए और वॉलंटरी सीमा पे भेज दिया जाए तो जरूर 100 दुश्मन को तो जरूर गिरा देंगे, इतनी जोश है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, जहाँ तक टर्की का सवाल है, देखिए वो दिन गए जब हम लोग एक स्टेबल लीडरशिप होती थी, एक पॉलिसी होती थी। आज के दिन में वो चीज नहीं है। आज पूरे जो विश्व है वो एक इस्लामिक रेडिकलिज्म से गुजर रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। हम जानते हैं कि पैलेस्टाइन हमेशा से हमारा हम उसको दोस्त ट्रीट करते रहे हैं, लेकिन हम इससे भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि उसी पैलेस्टाइन का एक बड़ा सा तबका जो गाजा में है वो लगभग सारा हमास है।
और उसने इसराइल की सरजमीन पे क्या किया है 7 अक्टूबर को, वो हम सबों ने देखा हुआ है। तो इसको हम कभी मान्यता तो नहीं बुला सकते हैं। और ये चीज़ें सिर्फ यहाँ पे नहीं है शिवांगी जी, मुझे शर्म आती है आज के दिन में ये कहते हुए कि अभी 2 साल पहले अफगानिस्तान से सारे हिंदुओं और सिखों का कंप्लीट जेनोसाइड, शिवांगी जी जेनोसाइड वर्ड जो है अगर आप यूएन का डेफिनेशन देखें तो उस डेफिनेशन के अनुसार अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिखों का कंप्लीट जेनोसाइड हो गया है। देखिए आज के दिन में कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं हो रहा है। मिडिल ईस्ट पूरा बॉयल पे है। मिडिल ईस्ट में लोगों के पास में बंदूक है लेकिन खाने के लिए नहीं है। और हम जैसे जो देश यूनाइटेड नेशंस को देते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंदर में, वो चीजें उनको खिलाई जाती है, वो फ्री का खाना उनको मिलता है और बंदूक और वो चीज उनके पास में उसकी कमी नहीं है। आज के दिन में पूरी दुनिया में 300 से ज्यादा जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें से कि अकेले पाकिस्तान में लगभग 60 से ज्यादा हैं। उनके होम ग्राउंड जो टेररिस्ट को कहते हैं वो पाकिस्तान में हैं और उसमें से लगभग 1.5 दर्जन जो है वो इंडिया सेंट्रिक है। उनका जो गंदा मुंह है वो इंडिया के तरफ में है, वो हमें खाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो अभी जो स्ट्राइक हुआ है ये उन्हीं के ऊपर में हुआ है। तो इन सब चीजों को अलग छोड़ के अब टर्की पे आते हैं। देखिए टर्की की अगर ये पॉलिसी है जो उन्होंने कहा है कि अगर हमें आर्थिक क्षति भी होगी तो हम पाकिस्तान के साथ में खड़े रहेंगे, तो आज के दिन में ये लाजमी है कि भारत सरकार अपने CCEA की एक मीटिंग उठाए, वो इकोनॉमिक अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, और उनको एक मैंडेट दे कि आज के दिन में जो भी भारत के दुश्मन देश हैं, चाहे वो टर्की हो, चाहे अजरबैजान हो, इजिप्ट भी आ गया था, मलेशिया पाकिस्तान के साथ में आ गया था, तो ऐसे वो हर देश को चिन्हित करे और उसके ऊपर में जितनी सख्त कार्रवाई हो वो करे। और अब देखिए अब ये गांधी जी का समय नहीं है कि एक गाल पे थप्पड़ मार दिया तो दूसरा गाल कर दो। हमने देखा था जब भारत के ऊपर में गलवान का अटैक हुआ था, तो उस समय में जितने यहाँ के बिजनेसमैन हैं उन्होंने वॉलंटरीली चीन से इंपोर्ट करना बंद कर दिया था। लेकिन भारत सरकार ने कहा था कि हम गैट से बंधे हैं, हम WTO से बंधे हैं, हम ऑफिशियली ये चीज नहीं कर सकते हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते? आजकल देखिए ट्रंप क्या कर रहा है। ट्रंप ने पूरे दुनिया में उथल पुथल कर दिया है ट्रेड और टैक्स को लेके, और गैट चुप है, WTO चुप है, सबों के मुंह पे सिलाई लगी पड़ी हुई है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो जब विश्व की आज के दिन में ये हालत है तो आप भी स्टेप लीजिए। भारत भी आज के दिन में वो ऐसे स्टेप ले जो कि इन देशों को, जो हमारे एनिमिकल देश हैं, उसको चुभाए। और लास्ट में मैं एक चीज कहूंगा जी कि देखिए जो विपिन है, विपिन आपने दिया हुआ है वो अलग चीज है, लेकिन जो एनमिटी है, एनिमोसिटी है, वो अलग चीज है। और टर्की जो है आज के दिन में वही एनिमोसिटी जो है वो दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि अब जो स्टेप ऑलरेडी हो गए हैं, जो इंडिविजुअल और बिजनेसमैन ने लिए हैं वो तो लिए हैं। भारत सरकार को भी खुल के अपने सैनिकों के साथ में खड़े होना चाहिए। चलिए भैया जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, मैं लास्ट ओपिनियन सोम जी से लेना चाहूंगी। सोम जी, क्या लगता है भारत को तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों से अपनी व्यापारिक रिश्तों की और कूटनीतिक रिश्तों की समीक्षा करनी चाहिए? रिसर्च तो जरूर करना चाहिए, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए जो जैसे अजरबैजान है, उनके साथ हमारा जो ट्रेड है बिल्कुल कंप्लीटली नेग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे स्थिति में जो है हम क्या लीवरेज है, 60 मिलियन का एक्सपोर्ट है हमारा जो है अजरबैजान से, तो उसमें कुछ ज्यादा लीवरेज नहीं है। लेकिन तुर्की के साथ है कंपैरेटिवली बड़ा अमाउंट है, करीब 6-7 बिलियन डॉलर से करीब हमारा ट्रेड है। हम डेफिनेटली हमारा ट्रेड रिलेशंस में रिव्यू कर सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ ऑप्टिक्स जो है हमको डेफिनेटली जो है पॉलिटिकल मैसेजिंग करना चाहिए। हमको तुर्की को बताना चाहिए कि हमने ये जो है उन्होंने उनका जो वेपन्स जो यूज किया, ड्रोन्स जो यूज किया है, उसमें हम लोग हमारे पूरे इंडिया के हमारे सिटीजन्स है उसमें काफी अपसेट है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज को काफी जो है उसको इसके ऊपर प्रोटेस्ट करता है और इसको रोकना चाहिए। और हम इस चीज को ट्रंप को भी बताना चाहिए कि जैसे ट्रंप ने कल, अमेरिका ने कल कुछ एग्रीमेंट किया है तुर्की के साथ, उनको
जो है अमराम वेपन्स जो है एयर टू एयर मिसाइल्स तुर्की को दे रहा है 53 मिसाइल्स। तो हम अमेरिका को भी बोलना चाहिए ऐसे वेपन्स पाकिस्तान के हाथ में नहीं आना चाहिए। चलिए ठीक है, आखिरी प्रतिक्रिया लक्ष्मीकांत जी और विदु रावल जी से लूंगी। लक्ष्मीकांत जी, जी जी बिल्कुल आपकी प्रतिक्रिया। जी, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूँ। अभी विदु रावल जी ने बड़ी अच्छी बातें बताई थी पहले, थोड़ी देर पहले शाह साहब ने बहुत बढ़िया बातें कही हैं। मैं उनका सबसे पहले उनको दिल से सलाम करता हूँ, उन्होंने इतनी बढ़िया बात कही कि एक बात बताइए आप, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कौन है? वो नरेंद्र मोदी का कोच है क्या कि हम युद्ध जीतने की कगार पर खड़े हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, मेरे देश का सैनिक अपनी जान हथेली पे रख के पाकिस्तान के अंदर घुस चुका है, और नरेंद्र मोदी का दोस्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राजा वो हमारे युद्ध को उसका कहता है कि सीज फायर घोषित करता है। ये क्या है, क्या चीज बताना चाहते हैं? दूसरी बात, जिस तरीके से अभी बता रहे थे शेखर जी कि डोनाल्ड ट्रंप आज भी तुर्की को मदद करता है, पाकिस्तान को आर्थिक मदद देता है, नरेंद्र मोदी का दोस्त इन लोगों की मदद करता है, तो ये क्या है? ये क्या तमाशा है? इसको साफ होना चाहिए। अरे हिंदुस्तान का सैनिक सीमा पर। लक्ष्मीकांत जी, आपसे मेरा भी एक सवाल है, क्या कांग्रेस को इस बात का अफसोस है कि जिस देश के लिए उन्होंने दरवाजे खोले थे आज वही देश भारत के खिलाफ खड़ा हो गया है? अबे भाई मेरी सुन लिया बात, दरवाजे मैंने कहा ना कि कांग्रेस सरकार के साथ है। क्यों? कांग्रेस देश के हर दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए सरकार के साथ, और सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश के हर दुश्मन के साथ जिससे साथ लड़ाई लड़ना चाहे, इस तिरंगे की आन बान शान के लिए और हिंदुस्तान की एक भूमि के लिए हम लड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस का सैनिक भी तैयार है। लेकिन शाह साहब ने जैसे कहा कि गालवान घाटी के अंदर जो हुआ वहां नरेंद्र मोदी जी मुंह छिपा करके क्यों भागे भाई? क्यों कहा कि गालवान देश के प्रधानमंत्री मुंह नहीं छिपाएंगे नहीं किया गया? इसलिए क्यों नरेंद्र मोदी बार बार देश की जनता को पीठ दिखाते हैं? आप मुझे मेरा जवाब नहीं ले पाएंगे पूरा, मेरा जवाब पूरा नहीं ले पाएंगे। लक्ष्मीकांत जी, देश का सैनिक लड़ भी रहा था और ऑपरेशन सिंदूर को सफल भी किया है कि पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम देश के सैनिक, भारतीय सैनिक ने किया है। डोनाल्ड ट्रंप कौन है? डोनाल्ड ट्रंप की बात क्यों मानी गई? डोनाल्ड ट्रंप कौन है? डोनाल्ड ट्रंप का बॉस है, भाजपा का बॉस है वो। चलिए विदु रावल जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, आखिरी प्रतिक्रिया आप दे दीजिए। जी मैं जवाब दे देता जी। देखिए, किसी का ये कहना कि डोनाल्ड ट्रंप की बात क्यों मान ली गई, वो बेवकूफी भरा है ये कहना। लेकिन ये आवाजें आ रही हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया। डोनाल्ड ट्रंप भी 1-2 बार ये जिक्र कर चुके हैं। भारत की सेना, भारत के डीजीएमओ, भारत के विदेश मंत्रालय, भारत के प्रधानमंत्री और भारत का आधिकारिक तौर पर लगातार इस बात को इनकार करना, ये साफ तौर पर बताता है कि कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान के तो बयान एक हैं। कांग्रेस पार्टी को भारत की सेना पर भरोसा नहीं है, भारत के विदेश मंत्रालय पर, भारत के राजनीतिक और भारत के सत्ता पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी को भरोसा किस पर है? अपने मित्र पाकिस्तान पर है। लेकिन जब इन्होंने मुंह में हाथ डालकर पूछ ही लिया मुझसे, गलवान का जिक्र कर ही दिया, तो ये बताना पूछना आवश्यक हो जाएगा कि गलवान के दौरान जो है राहुल गांधी चुपचाप, जब भारत और चीन के सैनिक आपस में आमने सामने खड़े थे, उस समय चुपचाप चीनी दूतावास में क्या कर रहे थे? चोरी छुपे क्या करने गए थे? चीन के जासूसों के साथ नेपाल में क्यों मिले थे? ये बताना पड़ेगा। चलिए विदु जी, समय का अभाव है। बीएन झा जी, सोम जी, विदु रावल जी, लक्ष्मीकांत जी, आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो तुर्की के दोस्त कहां छुपे हैं, इसकी जांच लगातार होगी। जब तुर्की में भूकंप आता है तो भारत उसका साथ देता है और वही तुर्की अपनी औकात दिखा देता है, पाकिस्तान का दोस्त बनकर उसको हथियार देता है। हालांकि अब भारत पूरा देश और भारत के सभी लोग अब तुर्की का बॉयकॉट कर रहे हैं। उनकी जो हमारी एयर फ्लाइट्स है उनको कैंसिल कर रहे हैं, रेस्टोरेंट हो चाहे होटल्स हो, उनकी बुकिंग को कैंसिल करके लगातार अब तुर्की को उसका जवाब दिया जा रहा है, वो भी बिना किसी औजार के और बिना किसी शस्त्र के। अब तुर्की को पता चलेगा और तुर्की लगातार अब देख रहा है कि आखिरकार भारत के जो लोग हैं वो किस तरीके से बॉयकॉट कर रहे हैं। तो फिलहाल के इस खास चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।